तो चुनावी खबरों पर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम महाभारत लेकर हम फिर से हाजिर हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और आने वाले 8 दिसंबर तक चुनावी मैदान में महाभारत के हर रंग आपको दिखाई देंगे, जिससे हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली की चुनावी खबरों से। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित गुस्से में लाल हैं। उन्होंने विपक्षी दल बीजेपी पर अपने पूरे कुनबे के साथ जुबानी हमला कर दिया है, जिसके जवाब में बीजेपी भी अपने तरकश से तीर छोड़ रही है। लेकिन दिल्ली के दंगल में आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी इस महाभारत का कारण क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर जो इस तरह का आरोप हम पर न लगता और इसमें शब्द यह है रोक न पाई बलात्कार, तो इसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन हमारी राजनीति हमेशा राजनीतिक रही है। इस तरह की बातें अगर जो ये वोट न निकालते तो शायद ये बात भी ना होती। दिल्ली की सीएम साहिबा शीला दीक्षित का पारा गर्म है। बीजेपी के पोस्टर ने उन्हें इस कदर आग बबूला कर दिया है कि उन्होंने जैसे को तैसा का सबक सिखाने का फैसला कर लिया। खासतौर पर शीला दीक्षित का गुस्सा बीजेपी के सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ है। बीजेपी की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स में बलात्कार के मामलों को लेकर शीला सरकार को घेरा गया है। पोस्टर और होर्डिंग्स पर नारा लिखा है, रोक न पाए बलात्कार, बदलो कांग्रेस सरकार। बस फिर क्या था, इन पोस्टरों को देखकर शीला इतनी भड़की कि उन्होंने फौरन अपने चहेते मंत्रियों की टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और डॉक्टर हर्षवर्धन पर जवाबी हमला बोल दिया। अगर जो इस तरह का आरोप हम पर न लगता और इसमें शब्द यह है रोक न पाई बलात्कार, तो इसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन हमारी राजनीति हमेशा राजनीतिक रही है। इस तरह की बातें अगर जो ये वोट न निकालते तो शायद ये बात भी ना होती। शीला दीक्षित ने डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके साथ आई मंत्रियों की फौज ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार से कोई मुरब्बत नहीं की। डॉक्टर हर्षवर्धन के दामन में लगे सालों पुराने यौन उत्पीड़न के मामले को शीला के मंत्रियों ने एक बार फिर सियासी हवा में उछाल दिया। हम लोग निजी आरोप लगाने के इच्छुक नहीं, हम कभी नहीं लगाते, लेकिन इस तरह के गंदे प्रचार जो शहर में सिर्फ एक सत्ता हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं, इस वजह से पुरानी बात को उठाया गया। ये बदतमीज किस्म के होर्डिंग दिल्ली में लगेंगे और सरकार को इस तरह बदनाम किया जाएगा और बलात्कार को पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए एक जरिया बनाया जाएगा। तो खुद डॉक्टर हर्षवर्धन के घर में जो बलात्कार हुआ था, जिस पर आरोप था कि हर्षवर्धन जी ने ही ये किया है, जिसके ऊपर हाउस की तमाम प्रोसीडिंग्स है, आप विधानसभा से निकलवा सकते हैं। 25 जुलाई 1996 को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक आर.के. चंदा ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सरकारी आवास में घरेलू नौकरानी से बलात्कार का मामला उठाया था। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को जमकर घेरा था, लेकिन बाद में ये मामला दब गया। लेकिन जब बीजेपी ने पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए दिल्ली बलात्कार के मामलों पर शीला दीक्षित की सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ 17 साल पुराना रेप का मामला कब्र से बाहर निकल गया। कांग्रेस के पलटवार से बीजेपी तिलमिला गई। अब बीजेपी के पास सफाई देने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 18 साल तक इस सरकार को सूझा कुछ नहीं। जाकर पुलिस के कमिश्नर के पास जाकर पता करिए कि पुलिस की शिकायत में डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम नहीं मिलेगा। उस केस को जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम ना हो, वो केस पता नहीं कितने साल पहले बंद हो चुका है पुलिस के रिकॉर्ड में। और आज जब चुनाव हारता हुआ नजर आ रहा है, तो शीला जी को पिछले 15 साल में ध्यान नहीं आया। 10 साल से तो सारे देश की पुलिस आपके पास थी। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने जिस तरह के ये प्रश्न उठा रही है, उसका जवाब देना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये जो मामला वो उठा रहे हैं वो कभी का खत्म हो चुका है।
जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या लोग राजनीतिक गरिमा को भूलते जा रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो स्वस्थ लोकतंत्र में कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद अब तक हमने और आपने नहीं देखी थी। कैमरामैन अभय के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। जीत के बाद भले ही नेता 5 साल तक जनता के शुभ अशुभ की ना सोचें, लेकिन चुनाव की घड़ी आते ही नेताओं को अपनी शुभ घड़ी की चिंता सताने लगती है। दिल्ली के दिग्गज नेता आजकल इसी चिंता में ज्योतिषियों के फेर में हैं और वजह है नामांकन का शुभ मुहूर्त। शनिवार या मंगलवार शुभ मुहूर्त के फेर में नेता। किस मुहूर्त में नामांकन से मिलेगी जीत? नामांकन की कौन सी घड़ी देगी जीत की गारंटी? सही सुना आपने, 21वीं शताब्दी में दिल्ली के दिग्गज नेता नामांकन के लिए शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को शनिवार का डर है तो किसी को मंगलवार का है इंतजार। हर नेता ज्योतिष के फेर में पड़ ग्रह नक्षत्रों के चाल में उलझा है। इन्हीं नेताओं में शामिल हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता ने शीला दीक्षित को चुनौती दी है, इसलिए उन्हें लगता है कि जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा नामांकन की शुभ घड़ी। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ताल ठोक रहे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शुभ मुहूर्त में ही नामांकन भरने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें ये डर भी सता रहा है कि कहीं शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को मुहर्रम की सरकारी छुट्टी उनके सपनों पर पानी न फेर दे। नामांकन बस आने वाले 2 दिन में हम नामांकन भरेंगे। क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार है किसका? शुभ मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन अभी मुहर्रम की छुट्टी किस दिन होगी उस पर निर्भर करता है। अगर 14 को मुहर्रम की छुट्टी होगी तो हम 15 को भरेंगे, और अगर 15 को मुहर्रम की छुट्टी होगी तो फिर देखते हैं क्या करना। मुहूर्त कब का निकला था? मुहूर्त तो 15 का निकला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही राहु केतु की चाल नापने में लगे हैं, बल्कि शुभ मुहूर्त की तलाश में कांग्रेस और अकाली नेता भी पीछे नहीं है। टिकट की लिस्ट जारी होने के बाद भी नामांकन की जल्दबाजी में नहीं है। डर है कि कहीं खराब मुहूर्त में नामांकन सत्ता सुख से दूर न कर दे। 21वीं सदी के इस आईटी युग में जब चुनाव प्रचार की पूरी प्रक्रिया ऑडियो विजुअल मीडियम 3D और इंटरनेट के सहारे होती हो, वहीं इस प्रक्रिया की शुरुआत यानी नामांकन अभी भी कैंडिडेट ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर तय करते हैं। इनसे मिलिए दिल्ली सरकार के दिग्गज मंत्री अरविंद सिंह लवली। कई बार चुनाव जीत चुके हैं, मगर इस बार अनजाना सा डर इन्हें सता रहा है। इसलिए 5 साल के दौरान किए गए कामों से ज्यादा भरोसा शुभ मुहूर्त पर है। इसलिए नामांकन से पहले ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता पे विश्वास है, जनता पे विश्वास है। कल टिकट अनाउंस हुई है, आज भरने आ गया हूँ। दिन मुहूर्त सब कुछ तय करके निकले हैं दिल्ली के उम्मीदवार अपना नामांकन भरने के लिए। अब भगवान का ही भरोसा है, क्योंकि मुद्दे इतने सारे हैं, उन मुद्दों पर कौन कहां घिर जाए इसका पता नहीं। ऐसे में जीत संभव करने के लिए हर कुछ कर रहे हैं। अब इधर बीजेपी की सहयोगी दल अकाली का भी यही हाल है। अकाली दल से राजौरी गार्डन से उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो जैसे प्रण ही कर लिया है, जब तक ग्रहों का आदेश नहीं होगा पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। धार्मिक लोग हैं, परंपरा शुरुआत इसी से होती है। अभी भी गुरुद्वारे से शुरुआत की और यहाँ से भी सीधा गुरुद्वारे ही जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। देखिए, आस्था है परमात्मा में सभी की है, और हर किसी की ऐसी तमन्ना होती है कि जब मुझे परमात्मा ऐसा मौका दे तो मैं पहले परमात्मा का शुक्राना करूं, फिर आगे चलूं। तो ये निश्चित तौर पर नॉमिनेशन से पहले सब रहेगा। बहरहाल, अपने काम से ज्यादा ग्रहों की चाल में भरोसा करने वाले नेताओं को ये नहीं मालूम कि उनकी किस्मत ऊपर वाला नहीं, नीचे रहने वाले मतदाता ही लिखते हैं। लिहाजा ग्रहों के फेर में न पड़कर अगर जनता का भरोसा बढ़ाया होता तो ग्रहों के जाल से आजादी मिल जाती। खैर, दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख 16 नवंबर है। शनिवार का दिन होने की वजह से बहुत से उम्मीदवार शनिवार से पहले ही नामांकन भर देना चाहते हैं। ऐसे में 15 तारीख मुहर्रम की सरकारी छुट्टी कई उम्मीदवारों के मुहूर्त पर पानी न फेर दे। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।
मध्य प्रदेश के राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने पिता दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस की भारी जीत का दावा किया है। पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे ने। मध्य प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत जब से हुई है तब से राघोगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पर दिग्विजय सिंह जी के परिवार के लोगों का ही लगातार कब्जा रहा है। पहली बार अब इस सीट से जयवर्धन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं। जयवर्धन जी, ये बताइए, डेब्यू आपका राघोगढ़ सीट से पहली बार पॉलिटिक्स में, क्या इशूज लेके जा रहे हैं आप लोगों को? पहली बात तो हम पिछले 4 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और इशू तो वही इशूज हैं सर जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं सर। चाहे आप खरंजे के बारे में बात कर रहे हैं, जो रोड्स हैं, साथ में बिजली और पानी, ये सबसे गंभीर समस्या है सर। मगर उसके अलावा अगर आप आज पूरे भारत में कोई भी ग्रामीण क्षेत्र को देखें सर, तो एक जो ट्रेंड आ रही है सर कि धीरे धीरे किसानी से लोग अब रोजगार चाहते हैं। और खुद एक युवा होने के नाते मैं समझता हूं कि आज के यूथ को, आज की युवा पीढ़ी को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चाहिए तो वो है रोजगार। और मैं मानता हूं कि मेरे खुद का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस क्षेत्र में मैं भविष्य में कितना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला सकता हूं। बहुत सारी मुश्किलें अभी भी लोगों की हैं। हम रास्ते में लोगों से बात करते आए, सड़क और बिजली भी बहुत बड़ा एक मेजर इशूज है, उनके पास रोड नहीं। तो कैसे हैंडल कर पाएंगे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जिस तरह के रुझान आ रहे हैं कि बीजेपी फिर आ रही है, तो फिर मुश्किल नहीं होगी आपको? कांग्रेस आ रही है सर, मैं तो यही पता है सर कि अब जो लेटेस्ट जो मैंने सुना है कि आरएसएस ने खुद ने एक उनके अखबार में एक पोल दी थी जिसमें बीजेपी को करीब और कांग्रेस में इस बार मेजॉरिटी ले रही है सर। तो मुझे पूरा यकीन है सर कि अगर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, जो आएगी, तो जो भी हमारे पावर की समस्या है, साथ में जो स्टेट हाईवे है और जो ग्रामीण सड़क भी है सर, क्या है कि अगर आप राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को देखें सर, जो हमारे कांग्रेस सरकार ने की है सर, आज वो सिंगल फेज की लाइट आज प्रत्येक नियरली एवरी गांव में है और अभी उसका काम चल रहा है। केंद्र सरकार से पैसा बहुत आ रहा है पंचायतों में, पर कहीं ना कहीं कहाँ वो पैसा गायब हो जाता है किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद अगर मुझे सबका आश्रय मिले तो मैं इस पे बहुत ध्यान देना चाहता हूं। तो ये थे जयवर्धन सिंह जी, जिनका ये कहना है कि वो चुनाव जीतने के तत्काल बाद उसी फंक्शनिंग पर कमोबेश काम करेंगे जिस तरह से राघोगढ़ के लिए दिग्विजय सिंह जी ने किया। कैमरामैन कमलेश मालवीय के साथ प्रवीण दुबे, राघोगढ़, न्यूज 24।